हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक के बाद एक एक्शन नजर आने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ वाले दिन ऑर्डर्स प्रॉमिस किए थे उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली अमेरिका ने किया है एक बड़े लेवल पर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का डिपोर्टेशन टू कोलंबिया, जिस पर दोनों देशों में काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो गई थी, विच लेटर ऑन रिजॉल्व विद बैक ट्रैक ऑफ कोलंबिया। ऑब्वियस है, कमज़ोर को झुकना ही पड़ता है। उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स को भी ऐड किया है। मेरी कोशिश ये है कि इस क्लास में आपको सारी इंग्लिश की एक साथ में प्रैक्टिस करवा दी जाए, जिससे कंप्लीट सारा जो सिलेबस होता है उसको कवर हो जाए, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट मजबूत होगा। उसके बाद वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे आपको सारे वोकैब इसी क्लास में याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 3 घंटे तो इसको बनाने में ही लग गए, तो इसको मिस ना करें। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोअर्जन। कोअर्जन होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती या फिर दबाव डालना। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। किसी को आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो फोर्स या थ्रेट्स या फिर धमकी के साथ, उसको बोलते हैं कोअर्जन। द लीडर यूज्ड कोअर्जन टू गेन कंट्रोल ओवर द रिबेलियस ग्रुप। लीडर ने क्या यूज करा है? कोअर्जन यूज करा है, मतलब एक जोर दबाव यूज करा है, प्रेशर यूज करा है फोर्स के साथ। टू गेन कंट्रोल, किस चीज के लिए? कंट्रोल गेन करने के लिए। किस पर? ओवर द रिबेलियस ग्रुप, जो विरोधियों का जो ग्रुप है उसके उस पर कंट्रोल पाने के लिए। सिनोनिम देखते हैं। कोअर्जन मतलब दबाव डालना, जबरदस्ती करना। कंपल्सन, मजबूर कर देना किसी को। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन क्या होता है? धमकी देना। ठीक है, तो ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप धमकी दे रहे हो, जबरदस्ती काम करवा रहे हो, दबाव डाल रहे हो। दूसरी तरफ है कंसेंट, उनकी मर्जी से हो रहा है सारा कुछ, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा कंसेंट और एग्रीमेंट हो रहा है भाई। ठीक है, सहमति से हो रहे हैं सारे काम। नेक्स्ट, अगला है फ्यूरियस। ये होता है एक एडजेक्टिव, अत्यधिक क्रोधित, एक्सट्रीमली एंग्री और एनरेज्ड। मतलब कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित है कोई व्यक्ति या कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं फ्यूरियस। शी वॉज फ्यूरियस व्हेन शी डिस्कवर्ड द बिट्रेयल। वह काफ़ी फ्यूरियस थी, काफ़ी क्रोधित थी। व्हेन शी डिस्कवर्ड, जब उसने डिस्कवर मतलब जब उसने पाया, जब उसने देखा क्या? बिट्रेयल। बिट्रेयल मतलब धोखा। तो जब उसने धोखा देखा तो वो काफ़ी फ्यूरियस थी, काफ़ी क्रोधित थी। इसके सिनोनिम देखते हैं। एंग्री होना, गुस्से में होना, एनरेज्ड होना। तो दोनों का मतलब गुस्सा है, अत्यधिक गुस्से को बोलते हैं फ्यूरियस। अच्छा, एक तरफ तो गुस्सा आ रहा है, काफ़ी क्रोधित हैं, लेकिन दूसरी तरफ काम है, एकदम शांत है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा काम और पीसफुल, एकदम शांति में होना। अगला है क्रिपल। यह होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है अपंग करना या फिर कमज़ोर करना। किसी को कमज़ोर करना, किसी को कमज़ोर बनाना, अपंग बनाना, उसी को बोलते हैं क्रिपल करना। टू कोज सीवियर डैमेज और डिसेबल समथिंग। किसी को बहुत बड़ा, सीवियर मतलब भीषण डैमेज दे दिया आपने, या फिर उसको डिसेबल कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्रिपल करना। सेंटेंस देखते हैं। द वॉर थ्रेटन्ड टू क्रिपल द नेशंस इकोनॉमी। वॉर ने क्या थ्रेटन किया है, क्या क्या उसकी जो धमकियां हैं या फिर उसकी जो वॉर की क्या परिणाम रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा? क्रिपल हो जाएगी क्या? नेशंस इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी, अपंग हो जाएगी, मतलब डिक्लाइन कर जाएगी। सिनोनिम देखते हैं। क्रिपल करना मतलब कमज़ोर बना देना उसको, वीकन करना, या फिर डिसेबल कर देना, मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगा फिर। तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, वीकन और डिसेबल। अच्छा, एक तरफ तो आप कमज़ोर कर रहे हो किसी को, है ना, डिसेबल कर दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है उसका स्ट्रेंथन कर रहे हो, आप उसको मजबूती दे रहे हो, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा स्ट्रेंथन और एम्पावर करना, किसी को पावर देना, मतलब मजबूती देना किसी को। तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे, स्ट्रेंथन और एम्पावर। अगला है एस्केलेटिंग। ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है बढ़ना या फिर तीव्र होना। इंक्रीजिंग रैपिडली और इंटेंसिफाइंग, मतलब चीज कोई भी चीज़ है वो तेज़ी से बढ़ रही है, उसको बोलते हैं एस्केलेट करना, एस्केलेटिंग। ठीक है,
द एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन द कंट्रीज अलार्म्ड द वर्ल्ड। देखो, कंट्रीज के बीच में जो टेंशन एस्केलेट हो रही है ना, जो टेंशन बढ़ रही है, उससे क्या हुआ है, उसने क्या करा है, अलार्म द वर्ल्ड, उसने वर्ल्ड को, दुनिया को, पूरी दुनिया को चेतावनी दी है, उसने चौकन्ना किया है। अलार्म का मतलब होता है चौकन्ना करना या चेतावनी देना। सिनोनिम देखते हैं, इंटेंसिफाइंग और राइजिंग, बढ़ना। ठीक है, तो इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे, इंटेंसिफाइंग और राइजिंग। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बढ़ रही हैं, तीव्र हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर रही है डिक्लाइन, मतलब कम हो रही है, कमज़ोर हो रही है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिक्लाइनिंग और सबसाइडिंग। ठीक है, सबसाइडिंग, सबसाइड कर रही है, वो डाउन हो रहा है उसका। अगला है लल। लल होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है शांति या ठहराव। अ टेम्पररी पीरियड ऑफ काम और इनएक्टिविटी। एक ऐसा पीरियड है एक जिसमें क्या है, शांति है या फिर इनएक्टिविटी है, कोई काम नहीं हो रहा, बस शांत है। ठीक है, ठहराव को बोलते हैं लल। द लल बिफोर द स्टॉर्म वॉज अनसेटलिंग। स्टॉर्म से पहले जो लल था वो अनसेटलिंग था। अच्छा देखो, सिनोनिम देखते हैं इसके। लल होना, शांति होना, मतलब पोज है कोई चीज़ तो वो शांति तो रहती है। भाई आप जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं, आपने पोज कर दिया तो अब तो शांति है ना, काम है। तो इसका दो सिनोनिम हो जाएंगे, पोज और काम। अच्छा, एक तरफ तो कोई काम नहीं हो रहा, इनएक्टिविटी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है एक्टिविटी, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा एक्टिविटी और कमोशन। अगला है डिग्रेडिंग। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपमानजनक, कॉजिंग अ लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर ह्यूमिलेटिंग। आप किसी का अपमान कर रहे हो, कोई चीज़ ऐसी है जिससे अपमान हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिग्रेडिंग। द डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स वॉज वाइडली कंडेम्ड। जो डिग्रेडिंग मतलब अनादर था, अनादर के रूप में जो आपने ट्रीटमेंट दिया प्रिजनर्स को, प्रिजनर्स होते हैं कैदी, कैदियों को जो आपने डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट दिया, जो अपमानजनक ट्रीटमेंट दिया है, वो वाइडली कंडेम्ड। और वो क्या हुआ है, वाइडली मतलब व्यापक रूप से, बड़े रूप से, कंडेम मतलब उसकी निंदा हुई है। कंडेम होता है निंदा होना, तो ये हो गया। अच्छा, इसका सिनोनिम देखते हैं। डिग्रेडिंग अपमानजनक मतलब ह्यूमिलिएटिंग, और डिमीनिंग आपने डिमीन कर दिया, किसी की इंसल्ट कर दी, तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो आप कर रहे हो अपमान, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो रेस्पेक्ट, तो एक चीज़ डिग्रेडिंग है, अपमानजनक है, दूसरी तरफ वह है रेस्पेक्टफुल, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा रेस्पेक्टफुल और ऑनरेबल। ऑनरेबल भी वही होता है, आदर देना किसी को। अच्छा, अगला है हैंड कफ्ड। ये होता है, इसका मतलब, ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है हथकड़ी लगाना। आपने हैंड कफ कर दिया, किसी के हाथों को बांध दिया, कफ कर दिया, तो रेस्ट्रेन्ड बाई हैंड कफ, आपने उसको रोका है, उसको उसकी हथकड़ी लगा दी है। ठीक है, हथकड़ी लगाने को बोलते हैं हैंड कफ करना। द सस्पेक्ट वॉज हैंड कफ्ड एंड टेकन इन टू कस्टडी। सस्पेक्ट कौन है भाई, संदिग्ध को बोलते हैं सस्पेक्ट। सस्पेक्ट को कर लिया है क्या, हैंड कफ्ड, और टेकन इन टू कस्टडी, उसको हिरासत में ले लिया है, कस्टडी में ले लिया है। इसका सिनोनिम देखते हैं। शैकल्ड करना या फिर रेस्ट्रेन मतलब रोकना, उसको रेस्ट्रेन कर लिया, बंदी बना लिया, तो इसको बोलते हैं हैंडकफ। तो इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे, शैकल्ड और रेस्ट्रेन। अच्छा, एक तरफ तो आपने उसको हथकड़ी लगा दी, मतलब कैदी बना लिया, कैद कर लिया। दूसरी तरफ है फ्रीड, फ्री कर दिया उसको, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा फ्रीड और रिलीज्ड, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया उसको। तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगला है हेगेमनी। हेगेमनी होती है एक नाउन, इसका मतलब होता है प्रभुत्व या फिर वर्चस्व, लीडरशिप और डोमिनेंस। किसी डोमिनेंस को बोलते हैं हेगेमनी, एस्पेशली बाय वन कंट्री और ग्रुप ओवर अदर्स। एक ग्रुप या कंट्री के द्वारा दूसरे ग्रुप या कंट्री पर जो कंट्रोल लिया जाता है, डोमिनेंस करी जाती है, उसको बोलते हैं हेगेमनी। द कंट्री एम्ड टू इस्टेब्लिश हेगेमनी इन द रीजन। कंट्री का क्या एम है कि भाई वो इस्टेब्लिश करे हेगेमनी मतलब कंट्रोल या फिर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करे, इन द रीजन अपने क्षेत्र में, किसी क्षेत्र की बात हो रही है वहाँ पर। सिनोनिम देखते हैं, डोमिनेंस और सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी दिखाए अपने, प्रभुत्व दिखाए, ठीक है, डोमिनेट करे चीज़ों को, तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है डोमिनेंस, आप सुप्रीम अपने आप को बता रहे हो कि हम यहाँ पर पावर में हैं, हमारा राज चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है सबॉर्डिनेशन, इक्वालिटी हो रही है, आप इक्वल चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये हो गया इसका एंटोनियम, सबॉर्डिनेशन और इक्वलिटी। अगला है कंसेंसस। कंसेंसस होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है आम सहमति, अ जनरल एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखो, कोई काम हो रहा है, उसमें पूरे जो ग्रुप के सारे जितने भी लोग हैं उनकी सबकी सहमति हो गई है, तो उसको बोलते हैं कंसेंसस। द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द न्यू पॉलिसी। कमिटी कहाँ पहुंची है, एक कंसेंसस पर पहुंची है, एक आम सहमति पर पहुंची है, ऑन द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसीज पर।
कंसेंसस, देखो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जब कोई पार्टी जीतती है तो उस पर पब्लिक का क्या होता है, कंसेंसस होता है, आम सहमति होती है पब्लिक की, तभी तो जीतती है कोई भी पार्टी। तो कंसेंसस मतलब आम सहमति। अग्रीमेंट होना या फिर हारमनी होना, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो एग्रीमेंट है, सहमति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिसएग्रीमेंट है, मतलब सहमति नहीं हो रही, असहमति है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब आप सहमत नहीं है, कन्फ्लिक्ट है आपके बीच में, द्वेष है, भेदभाव है। ठीक है, तो दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगला है कोर्डियल। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका हिंदी में मीनिंग है सौहार्दपूर्ण। ठीक है, वार्म और फ्रेंडली को बोलते हैं। फ्रेंडली से आप इसका मतलब समझिए, कोर्डियल होता है फ्रेंडली, एकदम बढ़िया, आपस में बहुत अच्छे रिलेशन होना, उसको बोलते हैं कोर्डियल। दे शेयर्ड अ कोर्डियल रिलेशनशिप डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। वो क्या शेयर करते हैं, उनके कैसे हैं रिश्ते, कोर्डियल रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंस, उनके अंदर डिफरेंस हैं लेकिन फिर भी उनके जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, कोर्डियल है, फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली और एमिएबल दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं, जिनका मीनिंग वही होता है सौहार्दपूर्ण। अच्छा, एक तरफ तो फ्रेंडली है रिलेशन, है ना, दोस्ती है, काफ़ी आपस में मेल जोल है, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्टाइल है, दुश्मनी वाला रवैया है। तो एंटोनियम हो जाएगा इसका हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली है। तो ये वर्ड्स हो गए हैं कंप्लीट। अब देखते हैं हम आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक, एक कठिन समस्या या व्यक्ति। ये मैंने 200 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस वाली क्लास में भी करवाए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन करा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, ईडियम और फ्रेजेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज कराए गए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, देखो नट क्या होता है, वॉलनट होता है जैसे अखरोट, तो वो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको फोड़ना। तो मतलब कोई अगर एक किसी चीज़ को अगर हम बोल रहे हैं कि हार्ड नट टू क्रैक, तो उसका मतलब है कि कोई एक कठिन समस्या है, व्यक्ति है, उसको हम इजीली टैकल नहीं कर सकते। समथिंग और समवन दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डील विद और सोल्व, कोई चीज़ है जिसको आप इजीली नहीं टैकल कर सकते हैं। सॉल्विंग द मिस्ट्री वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक बट दे फाइनली सक्सीडेड। मिस्ट्री को सॉल्व करना, किसी रहस्य को सॉल्व करना, किसी गुत्थी को सुलझाना वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, एक डिफिकल्ट टास्क था, बट दे फाइनली सक्सीड, लेकिन वो सक्सीड हो गए। अ थॉर्न इन द फ्लैश, इसका मतलब होता है एक कठिन और परेशानी वाली स्थिति। ठीक है, फ्लैश होता है मांस, और मांस में मतलब थॉर्न आ गया, कांटा आ गया, ऐसे मान लो थॉर्न मतलब कांटा आ गया मांस में, तो वो क्या होगी, परेशानी वाली चीज़ होगी ना। अ परसिस्टेंट एनोयंस और प्रॉब्लम। द कॉन्स्टेंट डिलेज इन द प्रोजेक्ट वर अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर द मैनेजर। जो कॉन्स्टेंट डिले मतलब लगातार जो डिले चल रहा था प्रोजेक्ट के अंदर, वो क्या था, अ थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब फ्लैश मीट में एक उसके कांटे की तरह, कबाब में हड्डी बोल दो, कबाब में हड्डी वाली बात है ये, फॉर द मैनेजर। तो एक कठिन परेशानी है, ठीक है, एनोयंस प्रॉब्लम है। एट वंस बैक हैंड कॉल, किसी के आदेशों का तुरंत काम करना। ऑलवेज अवेलेबल टू डू समथिंग फॉर समवन, बीइंग कंप्लीटली एट दियर सर्विस, किसी ने कोई काम कहा और आप उसके लिए एकदम तैयार हैं, एकदम अवेलेबल हैं, उसको बोलते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। देखो किसी ने कॉल करी है और आप एकदम से बैक आ गए कि भाई ठीक है मैं कर दूंगा, तो एट वंस बैक एंड कॉल, इसी का मतलब होता है किसी के आदेशों पर तुरंत काम करना। एज अ पर्सनल असिस्टेंट शी वॉज एट हर बोस बैक एंड कॉल 24/7। एज ए पर्सनल असिस्टेंट, पीए है कोई पर्सनल असिस्टेंट, तो उसमें क्या है, शी वॉज एट हर बोस बैक एंड कॉल, वह अपने बोस के लिए हमेशा अवेलेबल है 24/7, 24 घंटे और 7 दिन। एन एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट क्या होता है भाई, एक सच्ची परीक्षा को बोलते हैं। अ क्रिटिकल और डिसाइसिव टेस्ट दैट प्रूव समथिंग्स वर्थ और क्वालिटी, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा टेस्ट है जो प्रूव कर देगा किसी चीज़ की वर्थ या फिर क्वालिटी को, उसी को बोलते हैं एन एसिड टेस्ट। देखो टेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर एसिड में आपका टेस्ट करा जाएगा तो एसिड टेस्ट तो भाई सबसे खतरनाक टेस्ट है ना, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, एक सच्ची परीक्षा हो गई वो तो। एसिड भाई जहर, वो तेजाब अगर आपके ऊपर गिरेगा तो आपको बर्निंग भी होगी, सारा चीज़ें होंगी, और उसके बाद आपका टेस्ट करा जा रहा है, तो वो एक सच्ची परीक्षा है। द फाइनल एग्जाम वॉज द एसिड टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, जो फाइनल एग्जाम था वो क्या था, एसिड टेस्ट था, एक सच्ची परीक्षा थी फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन। बहुत से बच्चे कहते रहते हैं ना मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, इस बार मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होता है वो क्या होता है, उनके लिए एसिड टेस्ट होता है, उनके लिए सच्ची परीक्षा होती है। अब देखते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी कारण का होना,
टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना या एक्सप्लेन करना। अकाउंट फॉर, शी हैड टू अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल भी होता है इसका मतलब, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अकाउंट, शी हैड टू अकाउंट फॉर हर एब्सेंस एट द मीटिंग, उसको उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा फॉर हर एब्सेंस एट द मीटिंग, अपनी मीटिंग पर एब्सेंस के लिए, ठीक है, किसी कारण का होना। अलाउ फॉर, अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखना। टू कंसिडर और मेक प्रोविजन फॉर समथिंग, देखो इनकी ना कोई ट्रिक नहीं होती है, इनको आप बस ऐसे ही याद कर लें, तो ये और कोई तरीका नहीं है इसको फ्रेजल वर्ब को याद करने का, रटना ही पड़ता है इसको। अलाउ फॉर का मतलब है कंसीडर कर लेना किसी चीज़ को, या मेक प्रोविजन फॉर समथिंग। यू नीड टू अलाउ फॉर द ट्रैफिक व्हेन प्लानिंग योर ट्रिप, आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ फॉर करना पड़ेगा, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रैफिक को जब आप प्लान कर रहे हो अपने ट्रिप को, ठीक है। तो अलाउ फॉर मतलब ध्यान में रखना, टू टेक इन टू कंसिडरेशन, ओके। अगला है आस्क फॉर, इसका मतलब होता है किसी के बारे में पूछना। टू इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ और वेलबींग, किसी के बारे में पूछ रहे हो, किसी के हालचाल पूछ रहे हो, उसको बोलते हैं आस्क, सॉरी आस्क फॉर नहीं है, आस्क आफ्टर है ये, ठीक है। तो आस्क आफ्टर करना मतलब किसी के बारे में पूछना। शी आस्क्ड आफ्टर हर ओल्ड फ्रेंड हु हैड मूव्ड अब्रोड, उसने क्या करा है, आस्क आफ्टर करा है, मतलब उसके बारे में पूछा है, उसके हालचाल पूछा है। आस्क आफ्टर हर ओल्ड फ्रेंड, अपने ओल्ड फ्रेंड के बारे में, हु हैड मूव्ड अब्रोड, जो विदेश चला गया, अब्रोड होता है विदेश, जो विदेश चला गया है। अगला है आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। अरे ये सारे सेम हो गए क्या, आस्क फॉर आफ्टर, नहीं नहीं ठीक है, अलाउ फॉर था वो और ये है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना। ही आस्क्ड फॉर अ रेज आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, उसने किस चीज़ के लिए आस्क फॉर, मतलब उसने क्या डिमांड करा है, एक रेज, रेज मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए या फिर स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए उसने पूछा होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उसने डिमांड करी है, आस्क फॉर करा है किस चीज़ के लिए, एक रेज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, तो इनको अच्छे से देख लेना। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है भाई, एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्ट्रस मतलब जो कैपेबल है दोनों हाथों से काम करने के लिए, उसको बोल देते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो दोनों हाथों से काम करना, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। शी वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस, वह कैसी थी, एम्बीडेक्स्ट्रस थी मतलब दोनों हाथों से काम कर सकती थी। एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से वह लिख सकती थी। अगला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी होता है जीवन यापन के लिए भरण पोषण। फाइनेंशियल सपोर्ट देन वन स्पाउस इज रिक्वायर्ड टू पे द अदर आफ्टर ए डाइवोर्स। देखो स्पाउस बोला है, स्पाउस का मतलब दंपति होता है, पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको एलिमनी जब भी दिखाई देगी तो एक हस्बैंड वाइफ को दे रहा होगा, ठीक है। एलिमनी एक लमसम अमाउंट होता है, डाइवोर्स के बाद हस्बैंड वाइफ को एक लमसम, एक बड़ा मोटा अमाउंट देता है, उसको बोलते हैं एलिमनी, ठीक है, आफ्टर ए डाइवोर्स। आफ्टर द डाइवोर्स ही वॉज ऑर्डर टू पे एलिमनी, देखो हो गया ना, ही को ऑर्डर हो गया है एलिमनी देने का, टू पे एलिमनी टू हिज एक्स वाइफ, एक्स वाइफ को दे रहा है वो एलिमनी। एंटेरूम, एंटेरूम क्या होता है भाई, एक छोटा सा प्रवेश कक्ष, ए स्मॉल रूम लीडिंग इनटू ए लार्जर वन, एक छोटा सा रूम है उसके बाद आप एक बड़े रूम में चले जाओगे, टिपिकली ए वेटिंग एरिया को बोलते हैं एंटे रूम। ही सैट इन द एंटे रूम, वह कहाँ पर बैठा था, एंटे रूम में मतलब वेटिंग रूम में बैठा था। वेटिंग टू मीट द सीईओ, सीईओ के मीट करने के लिए, मीटिंग के लिए। अगला है एनोडाइन, इसका मतलब होता है शांति देने वाला। समथिंग दैट रिलीव्स पेन, कोई एक ऐसी चीज़ है जो पेन को रिलीव करेगा और डिस्कम्फर्ट को रिलीव करेगा। और समथिंग दैट इज डल एंड अनऑफेंसिव। देखते हैं इसका सेंटेंस यूज। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब एन एनोडाइन, डॉक्टर ने क्या करा है, पेन किलर को बोल सकते हो आप, ठीक है। एनोडाइन मतलब पेन किलर, पेन किलर को बोल देते हैं एनोडाइन। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब एन एनोडाइन टू हेल्प विद द पेन, पेन से हेल्प करने के लिए डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब करा है। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सजेस्ट करना, जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखता है उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब करना। तो उन्होंने क्या प्रेस्क्राइब करा है, एक एनोडाइन मतलब एक पेन किलर करा है, टू हेल्प विद द पेन। चलिए हमारे ये वर्ड्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, अब हम चलते हैं एडिटोरियल पार्ट पर। एडिटोरियल का टाइटल है फर्स्ट रिजोर्ट, पहला रिजोर्ट ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स मास डिपोर्टेशन ड्राइव। डोनाल्ड ट्रम्प जो मास डिपोर्टेशन कर रहे हैं, उनके यहाँ पर जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको वो वापस डिपोर्ट कर कर उन्हीं देशों में भेज दे रहे हैं। तो उसके ऊपर फर्स्ट रिजोर्ट है, पहली शुरुआत हुई है ये।
डोनाल्ड ट्रंप शुड यूज डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप को डिप्लोमेसी यूज करनी चाहिए, नॉट कोअर्जन, फोर्स यूज नहीं करनी चाहिए, इन डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स के डिपोर्टेशन में, उनको वापस भेजने में। Donald Trump's mass deportation drive hit its first hurdle on Sunday, January 26, 2025, when Colombian President Gustavo Petro refused permission to two United States military planes carrying migrants to land. देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो मास डिपोर्टेशन ड्राइव है, उनका जो ये प्रोग्राम चल रहा है उनको डिपोर्ट करने का माइग्रेंट्स को, हिट इट्स फर्स्ट हर्डल, उसको पहली बाधा का सामना करना पड़ा संडे को, वैन कोलंबियन प्रेसिडेंट, जब कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने रिफ्यूज़ कर दिया किस चीज़ को, परमिशन टू यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लेन, देखो मिलिट्री प्लेन से भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इनको, माइग्रेंट्स को, कैरिंग माइग्रेंट्स टू द लैंड, जो कि कैरी कर रहा था माइग्रेंट्स को टू द लैंड, मतलब कोलंबिया में लेकर आ रहे थे मिलिट्री प्लेन, तो उसको कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने कर दिया है रिफ्यूज़। अ फ्यूरियस मिस्टर ट्रंप अनाउंस्ड दैट द यूएस वुड इम्पोज अ 25% टैरिफ ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स। और डोनाल्ड ट्रंप को भाई गुस्सा आ गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस कर दिया कि भाई यूएस क्या कर देगा, 25% टैरिफ लगा देगा, वही जिस काम में ये माहिर है अमेरिका, 25% टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स, सारे कोलंबियन गुड्स पर, विच वुड बी रेज्ड टू 50%, और उसको हम 25% तक कर देंगे। द यूएस ऑल्सो थ्रेटन्ड टू इम्पोज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस। देखो टैरिफ, सैंक्शंस, ये तो भाई साहब ये अमेरिका जिसको भी धमकाता है इन्हीं के बल पर धमकाता है। दो ही चीज़ें हैं, या तो सैंक्शन लगा देंगे, टैरिफ कर देंगे, या फिर कर देंगे भाई साहब अटैक, बम फोड़ देंगे आपके यहाँ, हिरोशिमा बना देंगे। तो ये दो धमकियाँ इनकी रहती हैं। थ्रेटन टू इम्पोज बैंकिंग और फाइनेंशियल सैंक्शन लगा देंगे, और कर देंगे ट्रैवल बैन कर देंगे ऑन कोलंबियन ऑफिसर्स एंड एसोसिएट्स पर। मिस्टर पेथ्रो, जो वहाँ के कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं, अब फॉर्मर गुरिल्ला, ये यहाँ पर ये एक गुरिल्ला रहे, मतलब एक वॉरफेयर टेक्निक होती है गुरिल्ला, तो उसके भी ये पार्ट रहे हैं। रेस्पॉन्डेड इन काइंड बाय सेइंग कोलंबिया वुड ऑल्सो इम्पोज टैरिफ्स अप टू 50% ऑन अमेरिकन गुड्स एंड रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद फाइट स्लेव होल्डर्स। मिस्टर पेट्रो, जो कि एक पुराने गुरिल्ला रहे हैं, रेस्पॉन्डेड इन काइंड, उन्होंने क्या कहा, रेस्पॉन्ड में क्या कहा है कि कोलंबिया भी आप पर 50% टैरिफ लगा देगा अमेरिकन गुड्स पर, और रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम हाथ नहीं मिलाएंगे विद वाइट स्लेव होल्डर्स। वाइट जो इनको बोल रहा है अमेरिकन को, ये जो आप स्लेव होल्डर्स हो, मतलब जो कैदियों को रख रखा है आपने, इनको कैदियों की तरह से माइग्रेंट्स को, उनसे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो 50% टैरिफ इन्होंने भी लगाने का बोल दिया, जिसका कोई खास रेलिवेंस है नहीं। बट बोगोटा अंडर प्रेशर इवेंचुअली एक्सेप्टेड टू टेक बैक द माइग्रेंट्स, और फिर उन्होंने, बोगोटा ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है माइग्रेंट्स को, ठीक है, विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने अपने माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। करना ही पड़ेगा भाई, अमेरिका है वो, तो फिर टैरिफ वगैरह झेलोगे, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अ ट्रेड वॉर वुड हैव बीन बैड न्यूज़ फॉर बोथ कंट्रीज whose bilateral trade stood $53.5 billion in 2022 with a $4 billion surplus for the US। अब देखो ट्रेड, अगर इनके दोनों के बीच में ट्रेड वॉर हो जाता तो वो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत खतरनाक एक न्यूज़ है, ठीक है, बहुत गंदी न्यूज़ है कि भाई उनकी पूरी इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगी ना। और तब जब वहाँ पर उनकी जो बायलैटरल ट्रेड हो रही है, $53.5 बिलियन की ट्रेड हुई है 2022 में, विद ए $4 बिलियन सरप्लस फॉर द यूएस, तो ये एक बड़े आपस में ट्रेड है इनके बीच में, तो दोनों इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा ये। हाई टैरिफ्स वुड हैव बीन अ बॉडी ब्लो फॉर कोलंबिया, और हाई टैरिफ अगर लग गई, 50% तक अगर टैरिफ लग गई कोलंबिया पर, तो उनके इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एज द यूएस इज़ इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि यूएस क्या है, इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ ही उनका व्यापार सबसे ज़्यादा चलता है। विद टैरिफ्स एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, टैरिफ और पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सैंक्शंस के साथ अमेरिका कुड क्रिपल मतलब कमज़ोर कर देना, पंगु बना देना। तो अमेरिका क्या बना सकता था, कोलंबिया की इकोनॉमी को पंगु बना सकता था, एंड डिस्टेबलाइज इट्स पॉलिटी एट ए टाइम, और इसकी पॉलिटी को भी डिस्टेबलाइज कर सकता था। व्हेन इट्स फाइट विद गोरिल्लाज इज एस्केलेटिंग आफ्टर ए लल, और उसकी जो फाइट है, जो इनकी गोरिल्ला फाइट है, इसके अंदर देश, इसमें कोलंबिया में क्या है कि अंदर सिविल वॉर चल रही है, तो वो क्या है, वो अभी वो भी एस्केलेट हो रही है आफ्टर ए लल, एक शांति की, एक लंबी शांति के बाद ये अब फिर से जो है एस्केलेट हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अनसरप्राइजिंगली मिस्टर पेट्रो backtracked and agreed to accept what the White House said was all its terms।
देखो अनसरप्राइजिंगली है भाई, इसमें कोई सरप्राइज थोड़ी ना है। अगर ट्रंप ने कह दिया है कि हम सैंक्शन वगैरह लगा देंगे और अगर कोलंबिया झुक गया है और चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। मिस्टर बैकट्रैप उन्होंने बैकट्रैप कर लिया है, वापस आ गए हैं वो, एंड एग्रीड टू एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है व्हाइट हाउस की जो भी सारी टर्म्स और कंडीशंस थी। Colombia and other South American countries have been taking undocumented migrants back from the US in recent years। देखो कोलंबिया और साउथ अमेरिका के अदर कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने भी उनके इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड मतलब इलीगल माइग्रेंट्स हैं जितने भी, उनको यूएस से वापस ले रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इन जनवरी में क्या हुआ है, देयर वर 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स फ्रॉम द यूएस। यूएस से 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स गई हैं टू इट्स सदर्न नेबर्स, अपने उसके जो आसपास के सदर्न कंट्रीज़ हैं यूएस के, वहाँ पर गई हैं। 8 ऑफ विच लैंडेड इन कोलंबिया, और उनमें से 8 कहाँ पर गई हैं, कोलंबिया में। बट वॉट टर्न अ रेगुलर एक्सरसाइज इन टू कंट्रोवर्सी। एक देखो रेगुलर एक्सरसाइज है ना, 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट जा रही हैं, पिछले सालों से जाती आई हैं, लेकिन अचानक से कंट्रोवर्सी क्यों बन गई? अचानक से कंट्रोवर्सी ये बन गई, वॉज द हैंडलिंग ऑफ डिपोर्टेशन बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जो हैंडलिंग हुई है ना, ये जो माइग्रेंट्स वगैरह भेजे हैं, इनकी जो हैंडलिंग हुई है डिपोर्टेशन के टाइम पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि क्या हुआ है, द यूज ऑफ मोस्टली मिलिट्री प्लेन्स। आपने पहली बात तो मिलिट्री प्लेन भेज दिया। देखो किसी देश में किसी दूसरे देश का मिलिट्री प्लेन जाना एक आम बात नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है कि भाई अगर हमारा मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान की टेरिटरी में चला जाए तो ये कोई नॉर्मल बात थोड़ी ना है, वहाँ से एकदम से रिटेलिएशन शुरू हो जाता है। अभी पीछे आपने देखा था उसमें 2020 के आसपास, तो वहाँ पर अभिनंदन वाला जो केस हुआ था वो यही था, तो उसमें सारी चीज़ें वो हो गई थी, गड़बड़ हो जाती है। विच एंगर्ड द कोलंबियन, और उससे क्या हो गया, कोलंबिया में एंगर हो गया कि भाई इनके मिलिट्री प्लेन्स हमारे देश में क्या कर रहे हैं। मिस्टर पेट्रो ऑल्सो रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द वे माइग्रेंट्स वर ट्रीटेड बाय द यूएस अर्लियर। मिस्टर पेट्रो ने क्या करा है, रेज करा है कंसर्न, मतलब चिंता जताई है किस चीज़ पर, कि जो माइग्रेंट्स को जो ट्रीटमेंट दिया गया ना यूएस के द्वारा, जिन जो आप डिपोर्ट कर रहे हो, उनको जो आप ट्रीट कर रहे हो, वो गड़बड़ थी वहाँ पर, उस पर उन्होंने चिंता जताई है। अर्लियर पहले भी क्या है, ब्राज़ील हैड ऑल्सो रेज्ड कंप्लेंट्स ऑफ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। ब्राज़ील ने भी ये कंप्लेंट रेज करी है कि आप डिग्रेडिंग मतलब इंसल्ट के साथ ट्रीटमेंट देते हो हमारे टू ऑफ इट्स डिपोर्टेड सिटीजन, जिनको आप डिपोर्ट कर रहे हो माइग्रेंट्स को, उनको आप डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट देते हो, एक गंदा ट्रीटमेंट देते हो। देवर हैंडकफ, उनको आप हाथ बांध कर लाते हो। भाई वो कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है वो, भाई माइग्रेंट्स ही तो हैं, आप उनको तरीके से भी ला सकते हो, आप उनको हथकड़ी लगा कर ला रहे हो। एंड सम ऑफ देम वर नॉट गिवन वाटर और अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम ड्यूरिंग द फ्लाइट, और उनमें से कुछ को तो आप पानी भी नहीं पीने दे रहे हो, वॉशरूम की इजाज़त नहीं दे रहे हो कि भाई वॉशरूम भी चला जाएगा ड्यूरिंग द फ्लाइट, अकॉर्डिंग टू द ब्राज़ीलियन ऑफिशल्स के द्वारा ये बात बताई गई है। बट मिस्टर ट्रंप डज नॉट सीम टू केयर, मिस्टर ट्रंप कोई केयर नहीं करते। भाई अमेरिका है, पावर है, सारी कुछ है, तो मिस्टर ट्रंप को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। He wanted to make an example of Colombia so that other neighbors will not challenge his handling of the mass deportation। वो क्या चाहते हैं, वो इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहते थे। ये जो डिपोर्टेशन हुआ था ना कोलंबिया में, उसको वो एक एग्जाम्पल बनाना चाहते थे, जिसके बाद जो दूसरी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, जहाँ पर वो आगे डिपोर्ट करेंगे, तो फिर वो चैलेंज ना करें उसकी हैंडलिंग को ऑफ मास डिपोर्टेशन। ही मे हैव फोर्स्ड कोलंबिया टू बैक ट्रैप फॉर नाउ। हाँ ठीक है, उन्होंने अभी कोलंबिया को तो बैक ट्रैक कर दिया है अभी के लिए, यूजिंग अमेरिकाज इकोनॉमिक मसल, अपनी इकोनॉमिक मसल दिखाकर उनको कोलंबिया को बैक ट्रैक कर दिया है, दबा दिया है। बट दिस काइंड ऑफ कोर्जन, लेकिन इस टाइप का जो कोर्जन, ये जो इस टाइप की फोर्स दिखा रहे हो ना आप, कुड बैकफायर इन द लॉन्ग रन इन द रीजन वेयर अमेरिका हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू मेंटेन इट्स जो पोलिटिकल हेगेमनी। लेकिन ये क्या कर सकता है बाद में, लॉन्ग रन में क्या कर सकता है, लंबे समय में ये बैकफायर हो सकता है, ये आग भड़क सकती है किसमें, और कहाँ पर भड़क सकती है, इन ए रीजन, एक ऐसे रीजन में जहाँ पर अमेरिका ये चाह रहा है हमेशा कि उसकी जो पोलिटिकल हेगेमनी है ना, उसका जो सुप्रीमेसी है वो बनी रहे, तो वहाँ पर ये बैकफायर हो सकती है भाई साहब, ये मुद्दा आग पकड़ सकता है आगे। एंड द इनह्यूमन कंडीशंस इन विच हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड एवरी डे इज ए ब्लोट ऑन अमेरिकाज टॉल क्लेम्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। और ये जो इनह्यूमन कंडीशंस है ना, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, सैकड़ों माइग्रेंट्स को आप डिपोर्ट करते हो एवरी डे, इज ए ब्लॉट इन अमेरिकाज टॉल क्लेम्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। ये जो आप ह्यूमन राइट्स का क्लेम करते हो ना कि हम ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर ये धब्बा है, ये इस टाइप की जो एक्शंस आप कर रहे हो। अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दिस क्राइसिस इज थ्रू डिप्लोमेसी। एक बेटर तरीका क्या है कि आप ये जो हैंडलिंग कर रहे हो, ये जो डिपोर्टेशन कर रहे हो, है ना, तो इसको आप डिप्लोमेसी के साथ करो ना, अच्छी तरीके से करो, इंस्टीड ऑफ इम्पोजिंग हिज विल ऑन अदर कंट्रीज थ्रू थ्रेट्स ऑफ टैरिफ्स एंड सैंक्शंस।
मिस्टर ट्रंप कुड यूज़ द डिप्लोमेटिक चैनल। आप ये जो आप धमकियां दे रहे हो, टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शन कर देंगे, है ना, और बैन, ट्रैवल बैन लगा देंगे, तो ये सारी चीज़ें करने की बजाय आप इस चीज़ को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी कर सकते थे। आप बातचीत से, प्यार से भी आप चीज़ों को इनको कर सकते थे। सीक कंसेंसस, आप कंसेंसस ले सकते थे, आम सहमति ले सकते थे, और देन आप इम्प्लीमेंट करते अपनी पॉलिसी को इन ए मच मोर कोर्डियल वे। कोर्डियल मतलब एक आपसी सहमति, एक अच्छे तरीके से दोस्ती के रूप में आप इनको रिपोर्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने गंदे तरीके से उसको करा है रिपोर्ट, तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है। बट फॉर मिस्टर ट्रंप, लेकिन ट्रंप के लिए कोर्जन इज द फर्स्ट रिसोर्ट। उनके लिए तो भाई साहब पावर के साथ अगर आप धमकी नहीं दोगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो उनका तो काम करने का तरीका ये रहता है। चलिए अब करते हैं कुछ MCQs। What was the primary reason for the conflict between the US and Colombia regarding deportation flight? प्राइमरी रीजन क्या था? कोलंबिया ने रिफ्यूज कर दिया था ट्रेड के लिए? नहीं। द यूज ऑफ मिलिट्री प्लेन का यूज करा गया था फॉर डिपोर्टेशन फ्लाइट्स बाय द US। हाँ, ये हो सकता है। द US इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन कोलंबियन ऑफिशियल, ये तो बाद में बात आई थी। गुस्तावो पेट्रोस क्रिटिसिज्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी, नहीं। देखो, मेन जो रीज़न था वो यही था कि उन्होंने मिलिट्री प्लेन्स को भेजा था। चलिए अगला देखते हैं। वाई डिड गुस्तावो पेट्रो इनिशियली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिपोर्टेड माइग्रेंट्स? रिफ्यूज क्यों कर दिया था उन्होंने? ही डिड नॉट वांट टू डील विद अमेरिका ट्रेड पॉलिसी, नहीं। ही अपोज द ट्रीटमेंट, पहले बी देखिए, ही वांटेड टू चैलेंज अमेरिकाज जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। चैलेंज तो क्यों करेंगे, वो चैलेंज नहीं कर रहे थे। ही अपोज द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट ड्यूरिंग डिपोर्टेशन, ये हो सकता है। ही वांटेड टू फोकस ऑन गुरिल्ला इश्यू इन कोलंबिया, नहीं, गुरिल्ला नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो अपोज कर रहे थे कि जो ट्रीटमेंट आप माइग्रेंट्स को दे रहे हो ड्यूरिंग डिपोर्टेशन, उस चीज़ का वो अपोज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इनिशियली स्टार्टिंग में क्या करा था, रिफ्यूज़ कर दिया था डिपोर्टेशन माइग्रेंट्स का। अगला, एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है इसमें से ट्रम्प्स कोर्सिव टैक्टिक्स के लिए? स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द साउथ अमेरिका, कोई जिक्र नहीं आया। इम्पोजिंग सैंक्शंस ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, कुछ नहीं है। यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स टू बिल्ड कंसेंसस, हाँ, ये इनकी कोर्सिव टैक्टिक्स की जगह पर आप ये डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ कर सकते हो, यही हो जाएगा। एनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस अमंग, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ ग्रामर के क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। द टीम ऑफ ऑफिशियल्स आर, देखो टीम इसमें सब्जेक्ट है, टीम होता है सिंगुलर, उसके लिए आप आर यूज़ कर रहे हो, गलत हो गया यहीं पे, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज सीन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन, ये ठीक हो जाएगा। द डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स, सब्जेक्ट क्या है, डाटा है सब्जेक्ट, और डाटा के लिए आ रहा है वर, तो ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। नाइदर ऑफ द प्लेन्स, अब नाइदर है, प्लेन्स तो है, नाइदर ऑफ द प्लेन्स में से कोई भी नहीं, तो मतलब एक भी नहीं है, तो वो हो गया सिंगुलर, तो इसके लिए आप हैव थोड़ी ना लगाओगे, हैज़ लगाओगे, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज सीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन। अगला है चेंज करना है वॉइस को पैसिव वॉइस में। ट्रंप ने अनाउंस करा है आ 25% टैरिफ ऑन कोलंबियन गुड्स, ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहले जो इसके बाद में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। आ 25% टैरिफ ऑन कोलंबियन गुड्स, ठीक है, यहाँ पर भी है, अगले में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी। तो चौथा तो वैसे ही कट गया क्योंकि उसका आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना रखा। चलिए अब इन तीन में देखते हैं। अब चलते हैं, दूसरी बात क्या करेंगे, हम करेंगे दूसरी बात इसके वर्ब पे आएंगे। इसका वर्ब क्या है, अनाउंस्ड, इसकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट को पैसिव में कैसे बनाएंगे, वॉज और वर से, ठीक है, वॉज या फिर वर लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब देखो, ट्रैफिक इज आ रहा है तो इज तो गलत हो गया। अगला देखो, ये विल भी आ रहा है, देखो तो विल भी गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो, ट्रैफिक ऑन द 25% ट्रैफिक ऑन कोलंबियन गुड्स वॉज, ठीक है, अनाउंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाय ट्रम्प, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच सेंटेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये है, द लिस्ट ऑफ डिमांड्स, देखो लिस्ट क्या है, सिंगुलर है, इसको आर लगा दिया, यहीं पर गलत हो गया। कोलंबियाज इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोलंबिया की इकोनॉमी और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो एक बात हो गई ये, दूसरी हो गई ये, तो दो बातें हो गई, उसके लिए इज तो नहीं आएगा। नाइदर कोलंबिया नॉर इट्स एलीज सपोर्ट द सैंक्शंस, ये हो सकता है, अभी देखना है पहले डी ऑप्शन देखो,
अ नंबर ऑफ डिपोर्टेड माइग्रेंट्स, अब नंबर है ना, ये तो सिंगुलर है। अ नंबर ऑफ डिपोर्टेड माइग्रेंट्स, तो ये काफ़ी नंबर तो बड़ा ही होगा ना, तो उसके लिए हैज़ नहीं होगा फिर, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाइदर कोलंबिया नॉर इट्स एलीज, देखो नाइदर और नॉर वाले में जो बाद वाला होता है ना, उसको देखते हैं, उसके हिसाब से फिर करते हैं। तो इट्स एलाइज, एलाइज मतलब उसके साथ ही, मतलब कई सारे रहे होंगे, तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए सपोर्ट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, अब करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे कि सारे वर्ड्स इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रेफर टू यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स। आप फोर्स और थ्रेट्स का यूज करते हो टू गेट समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करवाने के लिए। फ्यूरियस तो गुस्सा होता है, क्रिपल होता है पंगु बना देना, कंसेंसस होती है आम सहमति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है, किसी को आप धमका कर, डरा कर किसी काम को करवा ले रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कोअर्जन। अगला देखते हैं, सिनोनियम पूछा है फ्यूरियस का। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से में होना, है ना, गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना, तो काम तो इसका एंटोनियम हो गया। पीसफुल भी इसका एंटोनियम हो गया, और कंटेंट, कंटेंट भी खुद को बोलते हैं, ये भी इसका एंटोनियम हो गया। तो ये तो उल्टे हो गए सारे। एनरेज्ड होता है गुस्सा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विच वर्ड डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट सीवियरली डैमेजेस और वीकन समथिंग। सीवियरली आप किसी चीज़ को डैमेज करते हो या कमज़ोर करते हो, उसको क्या बोलते हैं। पंगु बनाना इसका मतलब है। एस्केलेट तो बढ़ाने को बोलते हैं। हैंडकफ हथकड़ी। हेगेमनी होती है अपनी सुप्रीमेसी दिखाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिपल करना। आप क्रिपल कर रहे हो मतलब किसी चीज़ को सेवरली डैमेज कर रहे हो या फिर उसको वीकन, कमज़ोर कर रहे हो। अगला, बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर टेंशंस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। टेंशंस लगातार बढ़ रही हैं। लल तो शांत होता है, कंसेंसस होती है आम सहमति, कोर्डियल फ्रेंडली रिलेशन को बोलते हैं, तो एस्केलेटिंग ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। एस्केलेटिंग का मतलब होता है कि बढ़ रही है टेंशन, तो मतलब इंक्रीज करना, राइज करना, एस्केलेटिंग। अगला, एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें क्या ए पीरियड ऑफ काम और इनएक्टिविटी हो रही है ना, कोई शांति हो रही है, बिफोर समथिंग सिग्निफिकेंट हैपन्स। शांति के लिए बात पूछ रहा है। डिग्रेड तो कम हो जाना, हेगेमनी सुप्रीमेसी, क्रिपल होना, पंगु कर देना। लल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लल का मतलब होता है शांत एकदम। अगला है, व्हाट डज द वर्ड डिग्रेडिंग इंप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पर्सन्स ट्रीटमेंट। डिग्रेडिंग का क्या मतलब होता है भाई। डिग्रेडिंग का मतलब होता है उसकी इंसल्ट करना, ठीक है, इंसल्ट करने को बोलते हैं डिग्रेडिंग। कम करना, किसी की कोई इमेज है उसको कम कर देना, डिग्रेड कर देना, है ना, इंसल्ट कर देना, उसी को बोलते हैं डिग्रेडिंग। तो रेस्पेक्टफुल, ये तो भाई उल्टा हो जाएगा इसका। एम्पावर कर देना, ये भी नहीं है। रेस्पेक्टेबल, ये तीनों इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ह्यूमिलिएटिंग, देखो ह्यूमिलेट करना किसी को मतलब बेइज्जती करना किसी की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द फ्रेज क्रिमिनल वॉज रेस्ट्रेंड। रेस्ट्रेंड का मतलब पूछा है, तो रेस्ट्रेन करा है आपने उसको, मतलब रोका है, और रोकेंगे आप। फ्यूरियस तो गुस्सा होता है, एस्केलेटिंग बढ़ना होता है, कोर्जन होता है फोर्स के साथ यूज़ करना। आप किसी को रेस्ट्रेन करते हो, रोकते हो, कैसे रोकते हो आप, हैंडकफ, हथकड़ी बन लगा दी आपने, रुक गया वो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हेगेमनी का पूछा है कि भाई हेगेमनी का इंटरनेशनल रिलेशन में क्या मतलब है। हेगेमनी होती है सुप्रीमेसी, अपना प्रभुत्व दिखाना, डोमिनेट करना किसी चीज़ को। फ्रेंडली रिलेशन तो नहीं होते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है। जियोग्राफिकल बैलेंस भी नहीं है। क्या होता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस को बोलते हैं हेगेमनी, मतलब कंट्रोल कर रहे हो आप चीज़ों को, आप सुप्रीम हो वहाँ पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है, क्या होता है भाई। कोर्जन तो होती है फोर्स यूज़ करना। लल शांति हो गई, हैंडकफ बांधना हो गया। कंसेंसस, देखो कंसेंसस का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, ठीक है, मतलब आम सहमति है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, रिलेशनशिप दैट इज वार्म एंड फ्रेंडली। फ्रेंडली को तो कोर्डियल बोलते हैं, ये ऑप्शन देखो करेक्ट हो जाएगा। क्रिपल वगैरह ये सारे आपको बता दिए हैं, तो उसका कोर्डियल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इडियम का देखते हैं, प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सोल्व। कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डिफिकल्ट टू सोल्व है, मतलब मुश्किल से उसको आप सोल्व कर पाते हो। मैंने बताया था, अ हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा नट है जिसको क्रैक करना मुश्किल है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सोल्व करना मुश्किल है। नेक्स्ट, अ थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब कबाब में हड्डी है। एक क्रिटिकल टेस्ट नहीं है, माइनर इनकन्वीनियंस भी नहीं है। परसिस्टेंट एनोयंस और प्रॉब्लम, यही है। बी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक परसिस्टेंट एनोयंस है या प्रॉब्लम आ गई है किसी चीज़ में। इफ़ समवन इज एट योर बैक एंड कॉल, कोई आपके बैक एंड कॉल है, मतलब आपके ऑर्डर मानता है, वो इग्नोर तो नहीं कर सकता वो। लुकिंग फॉर ए वे आउट, नहीं। वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, वेट भी नहीं कर रहा।
ऑलरेडी, ऑलवेज रेडी टू असिस्ट यू, आपको हमेशा आपको असिस्ट करने के लिए तैयार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इडियम एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट होता है एक बहुत क्रूशियल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, रैंडम टेस्ट तो नहीं है। डिसाइसिव टेस्ट टू प्रूव समथिंग्स वैल्यू, हाँ यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक डिसाइसिव टेस्ट है जो प्रूव कर देगा किसी चीज़ की वैल्यू को। ईजी भी नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। प्रिपेयर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग, हाँ ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बैंक प्रोविजन फॉर समथिंग भी नहीं होगा, आस्क अबाउट समथिंग भी। अकाउंट फॉर मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें क्या है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं टू कंसीडर समथिंग वाइल मेकिंग ए डिसीजन। आप किसी चीज़ को कंसीडर करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? आस्क आफ्टर, आस्क फॉर, अलाउ फॉर या फिर अकाउंट फॉर। आप किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हो तो कंसीडर का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ को आप सोचने पर मजबूर हो जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें से कंसीडर समथिंग, आस्क फॉर और अलाउ फॉर हो जाएगा, ठीक है। अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है? आप कंसीडर कर रहे हो किसी चीज़ को। अगला देखते हैं इफ़ यू आस्क आफ्टर समवन। आस्क आफ्टर का मतलब होता है आप किसी के बारे में हालचाल पूछ रहे हो। इंक्वायरिंग अबाउट देयर वेल बींग, यही हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्वायरिंग अबाउट देयर वेल बींग, आप उसकी वेल बींग के बारे में पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ऑफर नहीं कर रहे, कुछ भी इग्नोर नहीं कर रहे किसी को। वैन यू आस्क फॉर मतलब आप क्या कर रहे हो? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहे, ऑफर नहीं कर रहे, कुछ कंसिडर नहीं कर रहे, आप कर रहे हो रिक्वेस्ट या फिर डिमांड कर रहे हो किसी चीज़ की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है व्यू द समवन हु, ये अब देखो वन वर्ड वाले आ जाएंगे ये। समवन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों को कोई अगर इक्वली वेल यूज तरीके से यूज़ कर सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमनी तो एक लमसम अमाउंट जाता है जब डाइवोर्स हो जाता है। एंटी रूम होता है एक वेटिंग रूम। एनोडाइन होता है पेन किलर। तो एम्बी डेक्स्ट्रस इसमें करेक्ट हो जाएगा। एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों से जो यूज़ कर सकता है, कैपेबल है, उसी को बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला एक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो स्पाउस देता है आफ्टर डाइवोर्स। और एंटी रूम तो वेटिंग रूम हो गया, एनोडाइन पेन किलर हो गया, एलिमनी इसका करेक्ट हो जाएगा। एम्बी डेक्स्ट्रस तो भी ऊपर आया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलिमनी एक ऐसा अमाउंट जो लमसम अमाउंट जाता है एक डाइवोर्स के बाद एक्स वाइफ को। एंटी रूम वेटिंग रूम को बोलते हैं। मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं है, स्मॉल वेटिंग रूम में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कोई एक ऐसी चीज़ जिससे पेन रिलीव हो जाता है। पेन रिलीफ का मैंने आपको बताया था, एनोडाइन होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने एक ही क्लास में कितना कुछ कवर हो गया है, और प्रैक्टिस के बाद ये सारे वर्ड्स तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो गए होंगे। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।